एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम हो सकता है पूरे पाकिस्तान में दोबारा ऑन किया। ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं नाअहलियों के बाद, सज़ाओं के बाद, उसमें पीटीआई का अगर ये फैसला कायम रहता है कि उन्होंने हिस्सा नहीं लेना, क्या उससे पीटीआई को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? जहाँ पे इलेक्शन कमीशन गिनती करने से पहले नतीजा जारी करने के बारे में बात सोचने लगे, इलेक्शन लड़ना और फिर ज़िमनी इंतखाबात लड़ना तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एक्सरसाइज लगती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारा इशू नहीं है, हमारा इशू पाकिस्तान के लोगों की मर्जी है। 5 अगस्त के बाद अब अगला एहतजाज हो, 14 को उन्होंने कॉल दी। 5 अगस्त को जो सबसे बड़ा काम किया था वो ये था, सवा 2 साल से छाया हुआ खौफ था वो उसने ख़त्म किया। बाल संगेड़ा साहब वाला मामला है ना, और पुर्तगाल कहानी, अगर ये आगे बढ़ती है चंद कदम तो मेरा नहीं ख्याल फिर पीटीआई को कुछ करने की ज़रूरत। अस्सलाम वालेकुम, थर्ड एम्पायर में आपको खुशामदीद। कुछ रोज़ पहले इसी प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस कर रहे थे, हबीब साहब जब इस्लामाबाद से आए तो उन्होंने कहा कि जो आगे लेजिस्लेशंस और ख़ास तौर पे 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से होने जा रही हैं, उनकी जो इस वक्त सिर्फ अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं और जो हुकूमती लोगों तक भी पहुंच रही हैं, तो उनकी भी कांपे टांग रही हैं कि आगे अब क्या होने लगा है। उसी की बाबत आज एक नई इन्फॉर्मेशन है और वो ये है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी का निज़ाम हो सकता है पूरे पाकिस्तान में दोबारा ऑन किया जाए, और ये ब्यूरोक्रेट से उस पर राय ले ली गई है। लॉ डिपार्टमेंट को कहा गया है कि आपने, उसकी डिटेल्स में बाद में जाते हैं, लेकिन अलावा अजीम जर्नलिस्ट के हवाले से भी बात करेंगे। वैसे तो हालात बुरे ही हैं जामी साहब हमारे लिए बड़े अरसे से। असदूर साहब के साथ नहीं, उनको दो रोज़ पहले आई थी, उनको वो बताते हैं डिटेल। जहाज़ से ऑफलोड किया गया, कहाँ जा रहे थे, क्यों ऑफलोड किया गया, वो कहानी है। फिर ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं नाअहलियों के बाद, सज़ाओं के बाद, उसमें पीटीआई का अगर ये फैसला कायम रहता है कि उन्होंने हिस्सा नहीं लेना, तो वो किस हद तक मुफीद फैसला होगा? क्या उससे पीटीआई को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फिर 14 अगस्त भी करीब है, तो 5 अगस्त के बाद अब अगला एहतजाज हो, 14 को उन्होंने कॉल दी है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि आपकी खबर दूसरे नंबर पर रख लेते हैं प्लीज़, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है ना। हाँ, पहले सियासी से शुरू कर सियासी कर लेते हैं। तो हबीब साहब, ज़िमनी इंतखाबात में अगर आप तक जो स्टेटेड पोजीशन है वो तो ये है कि जी खान साहब ने कहा होगा कि नहीं हिस्सा लेना, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा होगा कि जी मैं उनसे मिलूंगा और उनसे बात करूंगा और फिर फाइनल वर्जन देंगे। लेकिन सो फार अभी तक की जो ओपिनियन है वो यही है कि पीटीआई इन सज़ाओं के बाद, नाअहलियों के बाद जो ज़िमनी होने जा रहे हैं, नोइंग दी फेट, नोइंग दी रिजल्ट्स, दे हैव डिसाइडेड कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर वाकई पीटीआई बॉयकॉट करती है तो उसका उसे फ़ायदा होगा या पार्लियामानी सतह पर नुकसान होगा? फ़ायदा उसको क्या हो सकता है कि फ़र्ज़ किया कि वो सारी नशिस्तें जीत ले, और जो कि वो 2024 में भी जीत चुकी थी, तो उसका कोई फ़ायदा हुआ? समड़ियाल की नशिस्त इकबाल संगेड़ा साहब की मार्फत कहाँ चली गई? अच्छा, इकबाल संगेड़ा साहब की मार्फत खुद ख्वाजा आसिफ साहब की नशिस्त कैसे आ गई? तो जहाँ पे इकबाल संगेड़े आरो हों और जहाँ पे इलेक्शन कमीशन गिनती करने से पहले नतीजा जारी करने के बारे में बात सोचने लगे या इस तरह का तासुर पैदा हो जाए उसके बारे में, तो जाहिर है इलेक्शन लड़ना और फिर ज़िमनी इंतखाबात लड़ना को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एक्सरसाइज लगती नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आप ज़रा देखिए कि जब से ये इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का या इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान सामने आया है, तो हु इज़ प्रेसिंग पीटीआई के आप इलेक्शन में आए? गवर्नमेंट नहीं सर, एक और भी, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है। बैरिस्टर गौहर आल्सो वांट्स दैट। देखिए बैरिस्टर गौहर को उसकी रीज़न है, बैरिस्टर गौहर देखिए बैरिस्टर गौहर बिल्कुल वो चाहे जो मर्जी चाहे, वो उनकी पार्टी के चेयरमैन है, वो चाहे या ना चाहे वो तो उनकी मर्जी है ना। चलिए उनका जो ओपिनियन है वो सामने रख लेते हैं, रीजन, हाँ, जो रीजन सामने रख लेते हैं, फिर उसके बाद आप उस पे जैसे आपकी बात ठीक है कि 2024 के इलेक्शंस थे, जीते, फिर क्या फायदा हुआ, आगे सब सीटें भी जीते तो कोई फायदा नहीं होगा। 2 दिन पहले जो गौहर साहब ने स्पीच की है नेशनल असेंबली में, उसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि जो सेन एलिमेंट्स हैं हम में, आप उन्हें सिस्टम से आउट मत करें, हम पार्लियामानी सियासत करना चाहते हैं, हमें पार्लियामानी सियासत करने दें, मत हमें उस तहज तक लेकर जाएं, ये सब मामला। दूसरी तरफ से आप ये जानते हैं कि जब पंजाब और केपी की असम्बली तहलील की थी, गो के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक की थी, लेकिन ये बार बार वहाँ से उधर से ऊपर से ये इल्ज़ाम कह लें या फिर ये मिसगिविंग कह लें या रिजर्वेशन आती कि आप तो पार्लियामानी सियासत नहीं करना चाहते, आप सड़कों पर रहना चाहते हैं। सो हेयर अगर ये दोबारा इलेक्शंस में हिस्सा ना लिया उन्होंने, देखें दुनिया भर में ताकत का एक प्रिंसिपल रहा है, वो ये है कि ताकत अपना नैरेटिव वहाँ से शुरू करती है जहाँ से चाहती है। मिसाल के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा ले लिया था, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ने हिस्सा ले लिया था, तो उसका अंजाम क्या हुआ?
آپ ذرا دیکھ لیجئے نا. اچھا اب انہیں یہ تانا دینا اور اس تانے کی کتنی صداقت رہ جاتی ہے, اس تانے کی کتنی اہمیت رہ جاتی ہے, جس کے سامنے 2024 کا الیکشن بھی ہو چکا ہوں. تو دیکھیے یہاں پر اچھا اسی طرح آپ عدالت میں نہیں جاتے. عدالت پاکستان کے اندر طاقتور کی دھمکی بن چکی ہے. طاقتور یہ کہتا ہے جاؤ عدالت سے لے لو. ہاں ٹھیک ہے. کمزور آدمی کا تو وہاں عدالت میں آپ کو کام نہیں رہا. یہاں پر کیا اس دن ہم جب اسلام آباد میں بیٹھے تھے تو کیا بیشتر وکلا یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ حکومت کے خلاف فیصلوں کی کیا سچویشن ہے؟ بالکل ایسے. عام آدمی کا فیصلہ عام آدمی تو مقدمے میں حکومت کے خلاف ہی فریق ہوتا ہے نا. تو جہاں پہ حکومت آ جائے وکلا بار رومز کے اندر. صلاح الدین پنہور جی وہ عمر کوٹ میں پنور ہے کیا ہے؟ پنہور ہے سر. اچھا تو کوئی 200 کی تصحیح کر دے. تو وہ آج ہم اتوار کو مخاطب ہے تو شاید ہفتے کو عمر کوٹ میں وکلا کے ایک تقریب سے مخاطب تھے. آپ کو پتا ان کا جملہ کیا تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جج ہیں یا ڈاکو ہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم جج ہیں یا ڈاکو ہیں. اور یہ ایک سے زائد کوٹ بیٹ رپورٹرز نے رپورٹ کیا ایکس کے اوپر جملہ لگا ہے. تو جو حکومتی فیصلوں کی بات کرتے ہیں اس پہ ایک جج یہ تاثر. اچھا پھر جب آپ کا آئین کا کیس جو ہوتا ہے وہ تو عام آدمی کا ہوتا ہے. عام آدمی کا عدالت کے خلاف معاف کیجیے گا حکومت کے خلاف کیس ہوتا ہے, ریاست کے خلاف کیس ہوتا ہے. عام آدمی ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ لے کے اس کے اپنی کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی ریسٹوریشن کے لیے عدالت میں جاتا ہے. ڈفرینٹ ریٹس ہیں, منڈامس ہے, سرسروری ہے اور بہت ساری ہے. اچھا آپ ہیبیس کارپس اس وقت وہ تو جب آپ عدالتی نظام, اب آپ کہیں گے عدالت کیوں نہیں جاتے, اچھا پھر آپ کہیں گے کہ جناب فلاں کیوں نہیں کرتے. دیکھیے پاکستان کے اندر جس طرح نظام کو استعمال کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف, اور پاکستان تحریک انصاف ہمارا ایشو نہیں ہے, ہمارا ایشو پاکستان کے لوگوں کی مرضی ہے. بالکل پاکستان کے لوگ ہیں. جب آپ لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کریں گے اس بنیاد پہ کہ اس کا تعلق اس جماعت سے ہے اور اس کا تعلق اس جماعت سے ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ساری پولیٹیکل پارٹیاں وہ چاہیں گی کہ الیکشن لڑے؟ مجھے یہ بتائیں کہ حرج کیا ہے؟ ایک بات ایڈ کر دیا. حرج یہ ہے کہ بھائی طے شدہ کام یہ ہے, نظر جو آ رہا ہے کہ یہ ساری سیٹیں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کو دینی ہے. اچھا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کو دینی ہے تو دے دیں. اچھا اس میں مجھے ایک ہلکا سا بھائی وہ جو لیجیٹیمیسی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ساری سیٹیں پی ایم ایل این کو نہیں دینی. چلو جس کو بھی دینی نہیں بندی. اچھا لیکن کمنگ بیک ٹو دی پریویس پوائنٹ نا سر, جو آپ نے اس کا تھیسس دیا, آئی تھنک کہ جو میرے 2 سینٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو ان ضمنیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے اس کا مقصد نظام کی جو مجروح شدہ ساکھ ہے اس کو مزید ایکسپوز کرنا ہے کہ ایک مقبول اور بڑی جماعت اس کا حصہ نہیں ہے, تو اس کو مزید ایکسپوز ہونے دیا. اس میں دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں صاحب آپ الیکشن لڑیں تاکہ اگر دھاندلی ہو تو وہ فردر ایکسپوز ہو. یہ بالکل ٹھیک بات. میں آپ کے آرگومنٹ سے اگری کرنا ہے. آپ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ایک ہی کام بار بار اس امید پہ کیا جائے کہ اگلی دفعہ اس کا نتیجہ مختلف ہوگا, تو ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیے کیا عمران خان نے ضمنی الیکشن 20 میں سے 15 سیٹیں جیتی تھی؟ وہ جو پنجاب میں ہوئے جی پنجاب میں ہوئے تھے, جیتی تھی بالکل. اچھا اس کے بعد انہوں نے 6 سیٹوں پہ الیکشن لڑا, جیتی تھی. حالانکہ اپنے دور میں ضمنی ہارتے رہے وہ. جی وہ بھی جیت لی تھی نا. اس کے بعد 2024 کا الیکشن ہے, پھر بھی جیت لی تھی. بھائی سسٹم اسمبلی توڑنا یا نہ توڑنا ایک سیاسی معاملہ ہوتا ہے, لیکن جب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو ایک کانسٹیٹیوشنل معاملہ بن جاتا ہے. تو کیا عدالت نے اس پہ عمل درآمد کرا لیا تھا؟ سر وہ شکوے شکایت حل تو سیاسی نکلے گا نا. دیکھیں تو سیاسی, تو بھائی بائیکاٹ بھی ایک سیاسی کام ہے. سر نہیں, واک اوور نہیں دینا. بائیکاٹ بھی ایک سیاسی واک اوور اس لیے دینا چاہیے کہ اس جدت اختیار کرتے اس دور میں جا بجا ایسی ویڈیو, ایسی تصاویر, ایسے معاملات منظر عام پر آ سکتے ہیں پہلے جو ایک چنگاری بن سکتے ہیں. اکبر و اجمل, یہ آپ اقبال سنگھیڑے کی مثال لے لیں نا. 1-2 واقعات تھے ویڈیوز میں جہاں وہ مبینہ طور پر برملا لے رہے تھے. چیزیں کیا ہوا جی ان سے ہوا بندہ اندر ہے. ان سے کیا دیکھ, وہ کسی اور وجہ سے تھا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے, سسٹم بھی ایکسپوز ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہے. اچھا اب آپ اس میں اس کو لیجیٹیمیٹ, اس کو دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اگر
ऐसी जब सिचुएशन होती है तो आपको पॉलिटिकल रास्ते इख्तियार करने होते हैं, और बाइकआउट कोई नॉन पॉलिटिकल रास्ता नहीं है इलेक्शन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाइकआउट एक पॉलिटिकल रास्ता है। इस सियासी सेटअप की जो साख है उसके हवाले से क्या अवामुन्नास ही सिर्फ मुतफक्र हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी फिक्र है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को फिक्र होनी चाहिए ना। है ना। तो इन जिमनियों में अगर आप हिस्सा लेते हैं, अच्छा, और वहां पे होती है धांधली और बनते हैं फॉर्म 47, तो असल साइयों को और फिक्र होगी। अजमल नहीं तो अजमल ये किसने बनाने हैं अजमल ये इकबाल सिंह 2 महीने पहले की बात है। अकबर बाजवा 2 महीने पहले की बात है कि वहां पे ये समड़ियाल का इलेक्शन, समड़ियाल के इलेक्शन में आपको नजर नहीं आ गया। देखिए, बात यह है कि आपने कितने और क्या कुछ करना है। अच्छा, इसमें ना सर बात यह है कि सिर्फ पीटीआई नहीं, इसको नहीं जिच किया जा रहा, साथ साथ नून लीग भी किसी एतबार में जिच है और आगे मजीद होने जा रही है। वो जो मैं शुरू में अर्ज कर रहा था, वो एक पुराने दोस्त है हमारे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना फैसला है कि वो जो मर्जी करें। ठीक है, अहम बात यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि अब जो कम से कम ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है 2024 के बाद, अच्छा 2024 के बाद ये इलेक्टोरल प्रोसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ठीक कर सकते थे ना? कर सकते थे। आपने कानून चेंज कर दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में ठीक हो सकता था, आपने सुप्रीम कोर्ट को ताबे फरमान बना दिया। अगले मरहले में अगर ये मशवरा है कि असेंबली में इस्तीफे दे दो तो जाहिर है फिर बहुत सारे लोग इस पे सोच रहे हैं। वैसे बाय द वे मेरी खबर ये है कि पीटीआई के अंदर ये लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल ही सोच रहे हैं। इसमें जिच कर दिया जाएगा तो फिर ऑप्शंस क्या साहब की खबर दुरुस्त है, कुछ सुनने में आया कि संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि ना दिस वे कोई बात हो रही है ना दैट वे हो रही है, तो फिर सिस्टम में रहने का क्या फायदा नहीं। एंड दैट विल बी really damaging for the whole setup, really damaging, क्योंकि एक प्रॉमिस में आपकी 2/3 मेजॉरिटी है, पंजाब में आप अपोजिशन पे हैं, हिसाब किताब के बाद, ठीक है, कौमी असेंबली में आप अपोजिशन में। तारीख में पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, पहले वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हुआ करते थे, नाअहल होते थे, सीटें खाली होती थी, कि 3 अपोजिशन लीडर आपने बाहर फेंके हुए। तो अब आप देखें, अच्छा मजे की बात यह है कि सजा किन लोगों को दे रहे हैं जो ना उस मौके पे मौजूद थे ना कुछ और था, पता ही है सब। अच्छा, सजा नामालूम लोगों में सजा से मुझे याद आया कि मजिस्ट्रेटी खबर लेके आए आज को नहीं। मैं अर्ज कर रहा था कि नून लीग के एक बड़े अरसे बाद एक यही सब मामलात पे ना, मैंने कहा चलो दोबारा उन्हें फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि क्या मामलात है वहाँ पे, क्या चल रहा है। मरियम नवाज साहिबा के वो किसी दौर में मतलब नवाज शरीफ साहब के क्लोज हुआ करते थे, तो उन्होंने पहली बात उन्होंने कहा सानू दे मुँह कोई नहीं लांदा है जी। उन्होंने कहा ये तो ब्यूरोक्रेट से चल रही है सारी गवर्नमेंट जो है, और उसके साथ फिर इस चीज़ को ऐड कर लें, ये ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में अब ये बात, क्योंकि मैंने आपसे जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि लॉ डिपार्टमेंट को कि इस पे बताएं ज़रा क्या आगे। अच्छा, सजेशंस देने वाले भी बाबू होते हैं, खुद हैं अभी भी। उनको एतराज़ था कि ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी का सिस्टम 1898 के सीआरपीसी से अपनी ताकत अखज़ करता था। कॉलोनियल 7 साल तक की सज़ा बैठे बैठे डीसी सुना सकता था, समरी ट्रायल्स करता था, गोली कहाँ चलनी है, डंडा कहाँ चलना है मैजिस्ट्रेट बताता था, प्राइस कंट्रोल कहाँ होनी है, इंक्रोचमेंट कहाँ पे कंट्रोल होनी है, एहतजाज कहाँ पे हो रहा है वो उसने कंट्रोल करना, और किस तरह से कंट्रोल करना है, बातचीत करनी तो उसने करनी है सब कुछ। यानी कि उसमें सियासतदान की इफेक्टिवली कोई ज़रूरत नहीं रह जाती थी। ये निज़ाम सर दोबारा बहाल होने जा रहा है। 1996 में नसीम हसन शाह साहब ने एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया जाए, अच्छा, और बिलवजू किया जाए। देखो, आप ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेज दौर का निज़ाम जो मजिस्ट्रेटी नहीं, वो ऐसा है। देखो अकबर, इसमें एक सिचुएशन थी उस वक्त जब ये नसीम हसन शाह साहब की जजमेंट आई थी, और उसके बाद अदलिया और इंतजामिया इफेक्टिवली 2001 में निकला था ये इफेक्टिवली जी। उसके बाद भी ये कुछ अर्सा बाकी रहे थे, लेकिन इनके जो इख्तियारात थे, जो अदालती इख्तियारात थे, खत्म हो गए थे। फिर सिर्फ इनके पास ये मोटरसाइकिल चलान, गाड़ियों के चलान, ये जो कुछ और म्यूनसिपल लेवल के चलान, और को बहुत छोटे लेवल के फौजदारी जुर्म रह गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि जब ये 2000 का सिस्टम आया तो फिर 2001 का पुलिस ऑर्डर आ गया। तो पुलिस को बेसिकली पुलिस के ऊपर मैजिस्ट्रेसी का सिस्टम होता था, जहां जैसे अगर कोई किसी भी एक जगह पे अगर कोई लोग जमा है, जुलूस है, जलसा है, तो वहां पर लाठी चार्ज का फैसला जैसे आजकल पुलिस खुद कर लेती है ना, तो उस वक्त वो मैजिस्ट्रेट करता था, नहीं जो वहां पे ठीक है, वो जो मौके पे मौजूद, ठीक।
वो किया करता था। और उस वक्त भी गोलियां चलाने की वो वैसे उन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो वो इस तरह के काम करते थे ना, वो गोली नहीं चलवाते थे। अच्छा, अभी भी ये इसमें एक पॉइंट ये भी है, इस वक्त जो पुलिस की हाई हैंडेडनेस है ना, उसको भी अब दोबारा चेक में लाना है, ये उसके लिए भी तो जरूरी है। इसके लिए जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी सिस्टम है, अगर इस हद तक हो तो इस हद तक उसमें ये कई दफा ये गुफ्तगू हुई है, लेकिन वो खत्म क्यों किया गया था? वो खत्म इसलिए किया गया था एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सिस्टम कि हमने उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो बहुत अच्छा काम एक किया था, वो था उस वक्त का लोकल बॉडी सिस्टम। जी, दरअसल लोकल बॉडी सिस्टम था तो ये मैजिस्ट्रेट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। और वहां पे जो ना सिर्फ सरकारी मुलाजिम, सर दो चीजें हैं ना, एक तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस पे सिंपल लेजिस्लेशन या फिर इसको क्योंकि ये तो सुप्रीम पंजाब कोर्ट का के ऑर्डर्स हैं, नहीं ये पूरे मुल्क के अंदर करने का ही। अच्छा, वैसे मजे की बात है, इस्लामाबाद में अभी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी है, सूबे इस्लामाबाद एक मिनट, ये पूरे मुल्क में कैसे करने का इरादा है? जैसे करने का होता है कैसे? वो सारे सूबे कहेंगे कि हाँ कर दो। हाँ, नहीं वो ये अगर तो सूबाई मामला, सूबाई मामला, ये सूबाई मामला है ना, तो उसमें जब आप कंकरेंट लिस्टें चेंज करेंगे बीच में, या जैसे मैं एनएफसी अवार्ड्स की पिछले दिनों बात कर रहा था जिसमें बातचीत तो चल रही है, लेकिन वहां पे असल मैं चूंकि लोकल बॉडीज को लेके पेचीदा मामला है, मुझे ये बताएं, सिर्फ सूबाई हुकूमत के इख्तियारात मुझे ये बताएं क्योंकि आपकी ये बीट रही है, ये हम अंग्रेज दौर के कानून से ही की मदद देना चाह रहे हैं? जितने हालात बदल चुके हैं, डायनामिक्स बदल चुके हैं गवर्नेंस के, कोई नया कानून नहीं आ सकता? नहीं, ब्यूरोक्रेट्स हमारे ये कह रहे हैं कि इसको एग्जैक्टली वो वाली शक्ल नहीं होगी, टेलर किया जाएगा, लेकिन इसके पीछे जो बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात महदूद करेगा। अच्छा, नंबर 1 लोकल बॉडी असल जमहूरियत, नंबर 2 साहब की एक और खबर थी बल्दियाती इंतखाबात, वो इनकी थी। देखिए बल्दियाती, इसका मतलब बल्दियाती और इस नए सेटअप से आपकी सूबाई सरकार महदूद हो जाएगी। ये अभी भी तो ब्यूरोक्रेसी लिमिट्स आ तो जाएंगी। फिर ये आ गया तीसरा नुक्ता कि इसका मतलब डायरेक्टली कंट्रोल होगा। इसका मतलब ये है कि सियासी चेहरे चाहे यही रहे, असल कंट्रोल किसी और देखिए वो अभी भी है, वो तो ये है ना जी, और बेहतर हो जाएगा। यही है नुक्ता। देखिए पाकिस्तान के अंदर फिर इसको तब्दील करने की जरूरत नहीं है। एमक्यूएम जो है, एमक्यूएम इस सियासी चेहरे को फिर तब्दील करने की जरूरत इसमें एमक्यूएम जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो हमेशा जब भी कोई नई तरमीम होती है, एमक्यूएम आखिर में तो ताबेदारी करती है ना, लेकिन शुरू में एक शोर मचाती है कि आर्टिकल 140A में तरमीम की जाए, और आर्टिकल 140A में ये भी लिखा जाए कि हर इतने अरसे बाद बल्दियाती इलेक्शन होंगे, और 26वीं तरमीम के हंगामी मुतालबा यही होता है उनका, ये स्टैंडर्ड मुतालबा। वो बहुत कुछ करते हैं, वो कहते हैं कराची को अलग सूबा भी बना दें, वो कहते हैं ये भी कर दें, वो कहते हैं ये भी कर दें, लेकिन आखिर में करते वही हैं जो उन्हें बता दिया जाता है। इसका ना सर तो भारत तो ये एक सिस्टम तो मुल्क में होना चाहिए। अच्छा, ये जुड़ क्यों रहा है उसके साथ, मैं अर्ज कर देता हूँ उसको, ये 27वीं आईनी तरमीम के साथ, ये गो कि ये प्रोविंशियल मैटर्स हैं, लेकिन ये आ जाता है आर्टिकल 175(3), 202 और 203 के साथ कॉन्ट्रडिक्शन। जी, तो इन आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन के कोई तरमीम करके ताकि उसमें वो ना आए, उनकी कॉन्ट्रडिक्शन में ना आए। वो फिर आप उसके लिए आपको मैंने वो खबर दी थी कि कंकरेंट लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। वो फिर 27वीं जब कंकरेंट लिस्ट आप बना लेंगे तो उसमें भी ये भी डाल देंगे, अच्छा सूबा की भी कर सकता है, 27वीं तरमीम के साथ मामला जुड़ेगा। 27वीं तरमीम के साथ उसका इंतजार कर लेते हैं, बाद में इलेक्शन होते हैं। 27वीं तरमीम जो है, 27वीं तरमीम, लेकिन सर इससे काम पे टांग रही हैं, काम पे टांग रही हैं 27वीं तरमीम से बहुत सारे लोगों की, उनकी भी जिन्होंने करनी है। हाँ जी, ऐसे ही। अच्छा सर, वो मुझे याद आ गया, वो परसों चौथ हमारे सहाफ़ी दोस्त असद तूर साहब जी, वो जा रहे थे वाशिंगटन DC, इस्लामाबाद से एक परवाज़ ली, वीज़ा लगा हुआ है, तो उनको जहाज़ से ऑफलोड किया गया, और एक हमने तो ECL का नाम सुना हुआ था, एक लिस्ट है PNIL, को प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट नामी कुछ है, उसका ही हिस्सा है कोई, उसके तहत कहा गया, तो उन्होंने सबूत मांगा, बताया क्यों उतारा जा रहा है, क्या इल्ज़ाम है, क्या ऐसा क्यों रखना डाला, लेकिन उन्हें कोई बात नहीं की गई, उन्हें उतार लिया गया। उन्होंने फिर परसों रात ये ट्वीट किया, सहाफ़ती बरादरी ने अगले दिन फिर उसको टेकअप किया, सब ने मजम्मत की, और वो तस्वीरें एक्स के ऊपर लगाई गई जब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, जनाब शहबाज शरीफ साहब और एक मोहतरमा भी वहाँ तशरीफ़ रखती थी, उनके घर गई थी जब असद तूर के साथ वो वाक़या किया था। तो तब तो आपको असद तूर की सहाफ़ती जो खिदमात थी वो बड़ी पसंद, हालांकि जहाज से पुर्तगाल जाने वालों को ऑफलोड किया जाता है, हालांकि अच्छा वो तो एक स्टेट डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में करता हूँ, IVLP मैं अर्ज करता हूँ, असद तूर कोई सैर व सयाहत के लिए नहीं जा रहे थे,
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بڑا پریسٹیجیس پروگرام ہوتا ہے جس کے لیے آپ خود اپلائی نہیں کر سکتے. دس از دا اونلی پروگرام. اس کو IVLP کہتے ہیں, انٹرنیشنل وزٹرز لیڈرشپ پروگرام. آپ بھی گئے ہیں؟ 2016 میں بھی گیا ہوں. اس میں لغاری صاحب بھی گئے ہوئے ہیں اور کئی نامی گرامی سیاستدان بھی گئے ہوئے ہیں, صحافی بھی گئے ہوئے ہیں. تو وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ خود پک کرتا ہے کہ فلاں شہر میں فلاں ملک میں جو لوگوں کا کام ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے تو ان کو ہم فلاں شعبے میں دعوت دیتے ہیں. تو یہ 2 ہفتے کا تھا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے IVL کے پروگرام کا مطلب یہ ہے IVLP کا کہ آپ کا جو ویزا لگا ہے وہ صرف اس پروگرام کے لیے لگا ہے. And they make sure that you go back. ہاں, اب جب کہ اس نے 12 دن یا پہلے یہ 3 ہفتوں کا 4 کا ہوتا تھا, اب یہ 2 ہفتوں کا ہو چکا ہے, 3 ہفتوں کا. اب جب یہ طے ہے کہ IVLP میں شرکت کے لیے موصوف جا رہے ہیں اور یہ ان پہ پابندی ہوگی کہ واپس آئیں, امریکہ خود اس کو میک شور کرے گا, تو پھر کاہے کو اتارا ہے اسے. اور پھر دوسری بات جامی صاحب یہ ہے کہ اسد طور صاحب تو ماشاءاللہ, میں اتنا بہادر نہیں ہوں جتنے وہ ہیں, تو ادھر بیٹھ کے ساری باتیں کر دیتے ہیں. باہر جا کے انہوں کی ضرورت کیا ہے انہیں کہ وہاں پہ جا کے کچھ. میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا. میں ایک دفعہ میرے لڑکپن کا قصہ ہے, ویسے لڑکپن تو ابھی بھی الحمدللہ, لیکن یہ بات ہی لڑکپن کا قصہ ہے. میں ایک طاقتور صاحب سے ملنے گیا. ان طاقتور صاحب کے پاس جو ان کا ملازم تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے لان میں, تو میں نے انہیں کہا کہ یار کچھ چائے تو پلا. انہوں نے آواز دی اس نوجوان کو, اور وہ نوجوان آیا, اس نے کہا جی سر. انہوں نے کہا کان پکڑ. اور اس نوجوان کی عمر اس وقت میری اور اس کی تقریباً برابر تھی. جب میں نے یہ واقعہ دیکھا میری روح کانپ گئی. میں ان سے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ بدذوقی تو نہیں ہوگی, لیکن میں ہمت کر کے میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو چھوڑ دو. انہوں نے کان پکڑے اور کان پکڑ کے اس نے چھوڑ دی, اور انہوں نے کہا اچھا چلو جاؤ چائے لے. نہیں, یہ واقعی کرنا پڑے گا. واقعی میں نے ان سے بعد میں, مجھے اب چائے تو کیا, مجھے وہاں بیٹھنا 2 بار معلوم ہو رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا حضور آپ نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ ملازمین کی ٹریننگ کا حصہ ہے اور تابع داری کا کان پڑوانا. جی اچھا, جب آپ کی یہ اپروچ ہو اور پھر خدا نخواستہ آپ کسی بڑی جگہ پہ پہنچ جائے, تو آپ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اسد طور کسی کے بینک اکاؤنٹ بلاک کر دیں, کسی کو اس کے یوٹیوب بلاک کرنا شروع کر دو. جس پروگرام پہ وہ جا رہے تھے ان کے لیے واپسی لازم تھی امریکہ سے. کے جب بینک اکاؤنٹ بلاک کیے تو اسد طور نے بیچارے نے طوطا خریدنے کے لیے جہاں پیسے بھیجے تھے اس کا اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا. مطلب یہ آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ تماشا بنایا نا انہوں نے. اب اگلی بات سنیں, جس پریسٹیجیس پروگرام میں ان کو نامینیٹ کیا گیا اس سے اگر انہیں آف لوڈ کیا گیا نا, تو آپ یہ لکھ لیں کہ دے ول میک شیور کہ اسد تو اس پروگرام میں ٹریول کرے. پھر یہ کس منہ سے اسے بٹھائیں گے؟ بٹھا دیں گے. پھر ہے پنگا کرنے کی لوڑ سی. اچھا سر, وہ وقت ختم ہو رہا ہے. وہ 5 اگست کا احتجاج تو ہو گیا PTI کا. اب چونکہ چند روز بعد جشن آزادی بھی ہے 14 اگست, اس روز بھی کو کال دی ہوئی, وہ کیا ہے کہانی؟ دیکھیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف 5 کے بعد 14 میں کیا فرق؟ پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو جو سب سے بڑا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر جو 2 سال سے چھایا ہوا خوف تھا وہ اس نے ختم کیا کسی حد تک. اب دیکھیے یہ جائیں گے 14 اگست کو, انہوں نے اور اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا, اور کیا کرنا ہے. دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ اب اگر یہ جو اقبال سنگھیڑا صاحب والا معاملہ ہے نا, اور پرتگال کہانی, سیالکوٹ اور پرتگال والی کہانی, اگر یہ آگے بڑھتی ہے چند قدم, تو میرا نہیں خیال پھر PTI کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آئیڈیلی نہیں صرف بینک آن کرنا چاہیے بلکہ انہیں مطالبہ کرنا چاہیے خالد صاحب پرتگال کی فہرستیں دیں. نہیں, لیکن یہ والا شغل بھی لگائے رکھنا چاہیے. دیکھیے سیاسی جماعتیں, اور پاکستان ایک کاغذ کی حد تک تو جمہوری ملک ہے نا, چلیے تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو جو اس کاغذ کی دہائی دیتا ہے. کاغذ کی حد تک ہمارا پروگرام بھی ختم ہو گیا. آج کا تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ. فیڈ بیک, تبصرہ, سوال جواب ہو تو لکھ بھیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.